तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो चैप्टर 4 है अर्धनारीश्वर, इससे बनने वाला वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं इसका समरी दोस्तों इस वीडियो में याद करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका समरी कई बार आ चुका है, मैं दिखाता हूँ। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसका समरी यानी सारांश और इसके जितने भी टॉप वीवीआई सब्जेक्टिव जो बार बार पूछे जाते हैं उन सभी का मैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका सारांश करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत बार पूछा गया 8, 10, 12, 18 यहाँ तक 13 भी आया हुआ है। इसका सारांश कई रूप में भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार के रूप में लिखे, यानी उसी कहानी को दोस्तों आपको सारांश के रूप में लिखना है, या उसी क्वेश्चन को उलट कर आपको दे सकता है अर्धनारीश्वर में व्यक्त विचारों का सारांश लिखे। सेम यही क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं, बस इसका आपको सारांश लिखना है। और क्वेश्चन आंसर तो आता ही है इससे दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अधिकतर इसी चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। तो उन सभी को मैं इस चैप्टर में वीडियो में कराने वाला हूं। चलिए सबसे पहले मैं इसका सारांश ही बता देता हूं दोस्तों, उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तो सारांश बहुत सारे बच्चे लिखना नहीं जानते, यहाँ पर मैं आपको लिखने का सही तरीका बताऊंगा। देखिए, सारांश लिखने से पहले आपको कुछ लेखक के बारे में लिखना होता है। 2-4 लाइन आप लेखक के बारे में लिखिए कि लेखक कैसे थे, कौन कौन कहानियाँ लिखे, किस प्रकार के स्वभाव भाव रखते थे, उनके बारे में दोस्तों पहले आपको लिखना पड़ता है लेखक के बारे में। फिर उसके बाद पाठ का सार लिखना होता। जो कहानी यानी ये एकांकी है दोस्तों, उसमें जो मेन पॉइंट बना उसको छाट कर यहाँ पर लिखते हैं हम पाठ के सार में। तो लेखक के बारे में आपको कैसे लिखना, चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। छायोत्तर हिंदी साहित्य के दौर में दिनकर सर्वाधिक प्रभावी रचनाकार रहे हैं। किस युग में दोस्तों? छायोत्तर युग, मतलब हिंदी साहित्य के दौर में दिनकर जी सर्वाधिक प्रभावी रचनाकार रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा दोस्तों प्रभावी रचनाकार रहे हैं। वे मूलतः राष्ट्रीय चेतना के कवियों की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? राष्ट्रीय चेतना के कवियों की श्रेणी में दोस्तों आते हैं। कौन आते हैं? दिनकर जी। काव्य चिंतन, संस्कृति चिंतन, भाषा चिंतन, समाज चिंतन आदि उनके चिंतनशील व्यक्तित्व के अंग थे। कौन कौन अंग थे दोस्तों? संस्कृति चिंतन, भाषा, समाज और आदि उनके व्यक्तित्व के अंग थे। प्रेम, सौंदर्य, युद्ध और शांति जैसे विषयों पर उन्होंने अपनी विचार रचनाओं में विचार किया है। किन पर किया है? प्रेम, सौंदर्य, युद्ध और शांति जैसे विषयों पर उन्होंने अपनी रचनाओं में बहुत सारे विचार किए हैं दोस्तों। स्त्री और पुरुष तथा उनके संबंधों की उन्होंने तात्विक तथा समाज शास्त्रीय विवेचना भी की है। तो ये हुआ 4 लाइन दोस्तों आपको लेखक के बारे में, जिसमें आपको उसका स्वभाव, कौन कौन से चीज़ पे ज़्यादा लिखते तो उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है पाठ का सार। पाठ का सार में जो मेन पॉइंट बनता है इस एकांकी से उसको लिखना। अर्धनारीश्वर में दिनकर ने नर एवं नारी दोनों को एक दूसरे का पूरक कहा। पूरक माने क्या होता है? एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। नर का काम नारी से नहीं चल सकता, नारी का काम नर से नहीं चल सकता, वही एक दूसरे का पूरक कहा गया है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है दोस्तों, यह किसका रूप है? शंकर और पार्वती का। यह कल्पना इसलिए की गई होगी कि शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाया जा सके। किसके बीच दोस्तों? शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाया जा सके। इस परिकल्पना से यह भी सिद्ध होता है कि नारी पूर्णता समान है। नारी और नर पूर्णता समान है। हाँ, इससे सिद्ध होता है दोस्तों, जैसे शंकर जी क्या थे, उनमें आधा नर और नारी थे। तो इससे यह सिद्ध होता है कि नर और नारी पूर्णता समान है। दोनों एक दूसरे के गुणों की उपस्थिति उनका सर्वाधिक उन्नयन ही कहती है। दोनों में एक दूसरे में दोस्तों गुण होते हैं, कुछ गुण होते हैं, उपस्थिति में उनका सर्वाधिक उन्नयन भी करती है। दिनकर जी स्त्री के प्रति अपने पूर्ववर्ती चिंतन को, पूर्ववर्ती मतलब दोस्तों पहले जो सोचते थे, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र के विचारों से असहमति प्रकट करते हैं। पहले के जो दोस्तों सोचने वाले लोग थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद्र, उनके विचारों से असहमति प्रकट करते हैं। उनकी नारी के प्रति अतिशय कोमलवादी रूमानी दृष्टि का विरोध करते हैं। रूमानीवादी मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है शारीरिक प्रेम विचार, कोमलतावादी से दोस्तों असहमति प्रकट करते हैं। उनके नारी के प्रति अतिशय प्रकट कर विरोध करते, मतलब इनके ऊपर दोस्तों वो विरोध करते थे। टैगोर आदि का मानना था कि स्त्री को जीवन के संघर्षों आदि से दूर रहना चाहिए। किनका मानना था दोस्तों? टैगोर को मानना था कि स्त्री के जीवन के संघर्षों आदि से दूर रहना चाहिए स्त्रियों को। हाँ, और पुरुष रहना चाहिए, पौरुष पुरुषों के लिए है। पुरुष किसके लिए? पौरुष पुरुषों के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं है। दिनकर इस निबंध में स्त्री के प्रति ऐसे उपेक्षापूर्ण
लिज हिल्जे और पुरुष वर्चस्ववादी चिंतन से असंतुष्ट है। वे इस निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं कि प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, जो उसे किसी कार्य के निष्पादन में रचनात्मक यहाँ पर दोस्तों रचनात्मक आधार प्रदान करता है, परंतु पुरुष अस्नेत कहे जाने के भाग्य से उसे दबाए रखता है। मतलब कहा जा रहा है दोस्तों कि नारी का गुण भी होता है, लेकिन बहुत सारे जो पुरुष होते हैं वो नहीं बताते हैं। किस लिए नहीं बताते? अस्नेत कहे जाने के कारण। मतलब दोस्तों स्त्रियों की तरह जो करता है उसे अस्नेत कहते हैं, या अपनी भाषा देहाती भाषा में जिसे हम मौगा कहते हैं, उसका भी गुण होता है दोस्तों कुछ कुछ पुरुषों में। जैसे कहते हैं स्त्रियों का गुण इसमें आ गया, वही दोस्तों कहे जाने का भय उसे दबाए रखता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में पुरुष का तत्व होता है, जो उसे सिर्फ कोमल शरीर वाले पुरुष को ही आनंद देने वाली रचना, घर की दीवारों तक सिमटे रहने वाली मानसिकता आदि से परे एक सक्रिय विचार और ऊर्जा से संपन्न व्यक्तित्व बनाती है। वह स्त्री के लिए वर्जित क्रियाओं में भी उसी पुरुष तत्व के आधार पर प्रवेश कर सकती है और उसमें रचनात्मक योगदान दे सकती है। और इस प्रकार दिनकर जी ने उक्त निबंध में पूरी भारतीय संस्कृति चेतना का स्त्री संदर्भ में पूर्ण पाठ किया है और यह बताने की कोशिश की है कि भारत के राष्ट्रीय चरित्र का वास्तविक रूप स्त्री पुरुष के असह अस्तित्व और सम्मान में ही संभव है। इसमें संभव दोस्तों अस्तित्व और सम्मान में ही संभव है भारत का राष्ट्रीय चरित्र। सारांश में आपको इतना लिखने है। उसके बाद इसका आता है पाठ का सार, यानी इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर। तो पहला इस क्वेश्चन इसमें क्या बनता है दोस्तों कि यदि संधि का वार्तालाप कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो संभव था कि महाभारत नाम आता। लेखक के इस कथन से आप क्या सहमत है? अपना पक्ष रखें, मतलब अपने बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों वो बतलाना। तो देखिए जो युद्ध हुआ था दोस्तों किन के बीच में हुआ था? अगर वही जो दो स्त्रियों की अगर बीच में बात होती तो शायद यह युद्ध ना होता। किनके बीच में? कुंती और गांधारी दोनों स्त्रियां थी। दिनकर जी के विचार से स्त्रियां तत्व सृजनात्मक होती है। सृजनात्मक का अर्थ किसी भी समस्या को अच्छे से सोल्व करती है दोस्तों स्त्री लोग सृजनात्मक होती है। वह ध्वस विनाश युद्ध जैसी पुरुषवादी गतिविधियों में समानांतर सृजन निर्माण शांति और प्रेम का आधारभूत तत्व है। अतः महाभारत का युद्ध दो पुरुषों जैसे कृष्ण और दुर्योधन के संधि वार्तालाप के चलते हुआ था। किनके वार्तालाप के चलते हुए थे? पुरुषों के वार्तालाप के चलते हुए थे, कृष्ण और दुर्योधन के बीच में। अगर यही दोस्तों स्त्रियों के बीच हुआ होता रहता तो वो किसी भी समस्या को अच्छे से हल करके ये युद्ध नहीं होने देते। हाँ आगे देखेंगे तो हुआ इसकी जगह यदि यह संधि वार्तालाप उन दोनों स्त्रियों के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। स्त्री तत्व जो शांति सहिष्णुता क्षमा दया की भावनाओं से संबलित होता है, ऐसे विनाशकृत्य को स्वीकार नहीं करता। मतलब दोस्तों ऐसे ये युद्ध को नहीं होने देता जिसमें बहुत सारी घटनाएं भावनाएं सम्मिलित हो। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता था? तो देखिए एक क्वेश्चन दोस्तों कभी नहीं पूछा गया। अगर आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। पूछा ही नहीं जाता तो लिखने से क्या फायदा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट है? हाँ इसका भी दोस्तों अर्थ मैं बता चुका हूँ सारांश में, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा आंसर में। रविंद्रनाथ और प्रसाद ने नारी के प्रति अतिशय कोमलवादी तथा रोमानी धारणा प्रस्तुत की है। यानी रविंद्रनाथ टैगोर क्या सोचते थे? नारियों के प्रति अतिशय कोमलतावादी और यहाँ पर रोमानी धारणा यानी शारीरिक प्रेम भावना को दोस्तों वो प्रस्तुत करते थे, इसलिए वो उनसे असंतुष्ट थे। उन्होंने यह जोड़ देकर कहा है कि नारी नर के जीवन में प्रेम विश्वास सौंदर्य लालित्य की वाहिका है। जीवन के संघर्षों आदि से दूर रहना चाहिए। किनको? नर को, नारी को बोलो। हाँ जीवन के संघर्षों आदि से दूर रहना चाहिए। पौरुष पुरुषों के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं है। जबकि प्रेमचंद्र भी मानते थे कि पुरुष में स्त्री के गुण आने से वह महान होता है, लेकिन स्त्री में पुरुष के गुण आने से वह भ्रष्ट हो जाती है। अतः उक्त चिंतकों में स्त्री के प्रति
एक उपेक्षापूर्ण हिलजिली और पुरुष मानसिकता को देखकर ये दिनकर उनके चिंतन से असंतुष्ट थे। ये दोस्तों आपको इतना लिखना काफ़ी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों नहीं पूछा जाता, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इसका भी आंसर आपको इतना ही लिखना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा जाता है बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, आते रहता है। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था कि मैंने जो धर्म चलाया वह 5 सहस्त्र मतलब 5000 वर्ष चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि मैंने इसमें नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। दरअसल बुद्ध भी स्त्री के प्रति एक प्रतिक्रियावादी दृष्टि ही यहाँ प्रकट करते थे, क्योंकि तथाकथित धार्मिक संस्था के पतन में वे स्त्रियों को दोषी बता रहे हैं, जबकि उसी संस्था के पुरुषों के लोभ और कामवृत्ति के पक्ष को वो दृष्टि पटल पर नहीं देखते हैं, मतलब अपने आँख पर दोस्तों वो नहीं रखते हैं। स्त्री को अहेरी, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? जो स्त्रियों को दोस्तों अहेरी, नागिन, जादूगरनी, डायन कहा जाता है, क्या यह कहना उचित है? तो आपके अनुसार ये क्या होता है, उसके बारे में लिखना है, सही है कि गलत है। ऐसा कहने के पीछे पुरुष अहंवाद की विचारधारा होती है। हमारे तमाम महान संतों और कवियों ने नारी के प्रति संकीर्णतावादी नजरिया ही रखा है। हाँ, किसने दोस्तों? तमाम महान संतों और कवियों ने नारी के प्रति संकीर्णतावादी नजरिया ही रखा है। पुरुषों की कामवृत्ति को श्रेष्ठ बताकर स्त्री के इसी वृत्ति को से माना गया है। जो पुरुष का काम है दोस्तों उसको श्रेष्ठ बताया गया है, लेकिन स्त्री को यहाँ पर श्रेय माना गया, इसलिए उसे अहेरी, नागिन और जादूगरनी और कहीं कहीं डायन और चुड़ैल संबोधित किए जाते हैं, यानी डायन और चुड़ैल भी कहा जाता है। स्त्री को ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है, मतलब खराब लगता है दोस्तों जब हम किसी स्त्री को ऐसा बोलते हैं, यानी अनुचित है, क्योंकि नाग और जादूगरन के गुण तो नर में भी ज़्यादा होते हैं। जो यहाँ पर दोस्तों नाग और जादूगर अधिकतर क्या होते हैं? नर में ही होते हैं ज़्यादा, तथा आखेट या अहेर की प्रवृत्ति भी नर से ही प्रखर होती है। तो ये दोस्तों अनुचित है, ऐसा बोलना नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है, आप देख सकते हैं इन ईयरों में ये पूछा गया है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? या इसी क्वेश्चन को उलट के दे सकता है, नर और नारी एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, कैसे? एक ही आंसर होगा दोनों का, तो इसे आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो अपने जैविक संरचना के कारण नारी श्रम की अनवरत प्रक्रिया से अलग हो गई। मतलब जो पुरुष था दोस्तों वो बांट दिए थे, मतलब इनका नारी का श्रम अनवरत प्रक्रिया से अलग होती गई। इस तरह वह आर्थिक उत्पादन की प्रक्रिया से वंचित हो गई। पुरुष उनको अन्न देने वाला, उनका पोषण करने वाला श्रेयदाता बनता गया, वह बाहर की दुनिया का हिस्सा बनता गया और औरतें घर की दीवारों तक उनकी बनाई संहिता के साथ सिस्टम में चली गई। यहाँ पर कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब से कृषि का आविष्कार हुआ तब से पुरुष बाहर काम करने लगे, जैसे खेती बाड़ी, घर के काम काज औरतें करती थी, सिर्फ खाना बनाना, चार दीवारों के अंदर दोस्तों बर्तन मांजना, लेकिन पुरुष सभी बाहर के काम करते थे, जैसे कोई भी कृषि हो, मजदूरी हो, वो बाहर के काम करते थे। तो इसका भी आंसर आप खुद से लिख सकते हैं दोस्तों कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो कृषि के आरंभ से। उस समय से दोस्तों नारियां घर में काम करने लगी और पुरुष बाहर के सभी कामों को संभालने लगे। नारियों को सिर्फ घर में ही रहना, उनका श्रेयदाता कौन है? उनके पति, जो उनको ला कर देते हैं, अन्नदाता, और उनका पालन पोषण वही करते हैं बाहर कमा कर। तो इस तरह दोस्तों आप जब खुद से लिखेगा ना तो जब बहुत दिन तक याद रहेगा, और किताबी भाषा भूल जाइएगा। तो आप अपने से भी ट्राई किया कीजिए। अगला बोल रहा सप्रसंग व्याख्या यानी स्पष्ट करें। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लच्छा अपने वृक्ष को देखती है। इसका दोस्तों आपको थोड़ा विस्तार करके लिख देना है, बस यही इसका प्रसंग हो गया। पत्नी चूँकि एक स्त्री होती है, पत्नी जो स्त्री होती है दोस्तों, अतः वह विवाह संस्था द्वारा अपने पति उसे अपनी आश्रिता के रूप में स्वीकार करती है, मतलब अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। वह उनके जीवन में देखिए संरक्षक, पोषक और उद्धारक की भूमिका में आने लगता है, मतलब
संरक्षक माने उसको देखभाल करने वाला, पोषक मतलब खान पीने वाले देने वाले, और उदारक मतलब उनको दोस्तों सभी चीज़ में दोस्तों उनको भूमिका आने लगता है। अतः जैसे लता वृक्ष की माप के अनुसार अपनी ही वृद्धि को निश्चित कर पाती है, उसी प्रकार पत्नी भी अपने श्रेयदाता पति की इच्छा पर निर्भर रह जाती है। मतलब कोई भी स्त्री दोस्तों अपने पति के ही अनुसार चलती है, उनका श्रेयदाता कौन होता है? उनका पति ही होता है। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है कैसे? इसका भी दोस्तों आपको सप्रसंग व्याख्या करना। नारीत्व सृजन कल्याण शांति कला की समेकित संज्ञा है। वह जीवन की आपाधापी में अस्थायित्व और संतुष्ट की शीतल हवा है। अतः यदि पुरुष के व्यक्तित्व में उक्त गुण आ जाए तो वह भी महान हो सकता है, इसके बिना इसके वह अपूर्ण है। तो इसका भी दोस्तों आपको अर्थ लिख लेना है। और उसके बाद इसमें बनता है जिसे पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है कैसे? इसका भी दोस्तों आपको कुछ व्याख्या करके लिखना है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक ही है। नर और नारी के जीवन उद्देश्य क्या है? एक ही है, परंतु नर को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए विस्तार क्षेत्र अधिकृत है। मतलब कहने का मतलब कि नर जो है दोस्तों उनको बाहर की दुनिया में मतलब अधिकृत है, काम करने के लिए छूट है, परंतु नारी को घर के किसी कोने में बैठा दिया जाता है। और नारी की यह दोस्तों वो अपने घर के ही काम काज को करती है और चार कोनों के बीच ही रहती है। कोई भी बड़ी घटना जो पुरुष संचालित है उसमें कर्कशता अधिक और मसृणता कम दिखाई देती है, परंतु यदि इसके संचालन और नियंत्रण में स्त्रियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। अतः पुरुषों द्वारा निहायत उसके अपने माने जाने वाले कर्म क्षेत्र मसलन आर्थिक उत्पादन राजनीतिक सक्रिय में नारी भी भाग ले सकती है और उसे कहीं अधिक रचनात्मक ऊंचाई तक दे सकती है। अब के क्षेत्र में दोस्तों नारियां भी हर क्षेत्र में भाग ले रही है और अच्छे से अच्छे ऊंचाई तक पहुंच रही हैं। और उसके बाद ये जो सारांश है दोस्तों इसका मैं क्वेश्चन आंसर शुरू में ही करवा दिया हूँ। आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वो भी याद कर सकते हैं, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको थोड़ा शॉर्ट में मिल जाएगा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ। स्त्रियोचित गुण क्या है यहाँ पर दोस्तों बताना है इसके बारे में। अर्धनारीश्वत निबंध में दिनकर जी का स्त्रियोचित गुण के संबंध में विचार है कि दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता आदि स्त्रियोचित गुण है। कौन कौन दोस्तों? दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता आदि स्त्रियोचित गुण है जो सृजन कल्याण शांति कला प्रियता सहिष्णुता क्षमा दया आदि रूपों में प्रतिफलित होते हैं। ये गुण पुरुषों के अंदर भी होते हैं लेकिन वे स्त्रीण कहे जाने के भय से उसे उजागर नहीं करते। मतलब पुरुष के समान कहे जाने के कारण दोस्तों वो उजागर नहीं करते। कौन कौन? छाया, दया, सब तो पुरुष में होते हैं, ये उजागर नहीं करते। यदि ये स्त्रियोचित गुण पुरुषों के व्यक्तित्व में आ जाए तो वह भी महान हो सकता है बिना इसके अपूर्ण के। तो यह क्वेश्चन दोस्तों आपको सारांश से ही बन जाएगा। अगर आपने सारांश पढ़ लिया तो यह क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हैं। बुद्ध को नारियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति क्यों देनी पड़े? यहाँ पर दोस्तों क्यों देनी पड़ी उसके बारे में बताना। बुद्ध के समय में स्त्रियां पुरुष वर्चस्ववादी समाज व्यवस्था में दबी कुचली अपेक्षित और दुखी थी। बुद्ध के समय में दोस्तों स्त्रियां कैसी थी? वर्चस्ववादी समाज व्यवस्था में दबी कुचली उपेक्षित और दुखी थी। अपने धर्म के उपदेशों जिसमें दुखियों के कल्याण की भावना निहित थी के अनुसंग में उपेक्षित और पतिता स्त्रियों पर कृपा करके उन्हें बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया गया। हालांकि वो बाद में बुद्ध ने स्त्रियों को प्रवेश देने के अपने इस निर्णय पर शीर्ष आनंद के सम्मुख अफसोस भी प्रकट किए। मतलब दोस्तों अपने शीर्ष आनंद के सामने अफसोस भी प्रकट किए। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह क्या बन जाता है? तो इसका क्वेश्चन भी दोस्तों आप खुद से भी लिख सकते हैं कि पुरुष जब नारी के गुण लेती है तब वह महान बन जाता है। यहाँ पर पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह महान बन जाता है, क्योंकि दिनकर जी के विचार से स्त्री तत्व सृजनात्मक है। वह ध्वंस, विनाश, युद्ध जैसे पुरुषवादियों गतिविधियों के समानांतर सृजन, निर्माण, शांति और प्रेम का आधारभूत तत्व है। पुरुष में दोस्तों ये सभी आधारभूत तत्व होते हैं। पुरुष के गुण क्या है?
यहाँ पर आपको दोस्तों गुण लिखना किसका, पुरुष के। तो पुरुष तो हमेशा ही दोस्तों युद्ध, हत्या, विनाश, आतंक, अत्याचारी आदि के रूप में प्रकृति मतलब शुरू से पढ़ते हैं। अध्यावसाय, साहस और शूरता पुरुष के प्रमुख गुण होते हैं। कौन कौन होते हैं, अध्यावसाय, साहस और शूरता के पुरुष। मतलब दोस्तों साहस तो सभी में होते हैं और उसमें लड़ने के भी साहस होते हैं, ये तो इनका प्रमुख गुण है। परंतु कल्पनाशीलता व कोमल भावनाओं के अभाव में उनको स्वरूप युद्ध, हत्या, विनाश, आतंक, अत्याचार आदि के रूप में ध्वंसात्मक प्रकृति का भी हो जाया करता है। मतलब जब ज़्यादा भड़क जाते हैं दोस्तों तो वो क्या आ जाते हैं, युद्ध विनाश पर भी आ जाते हैं। यही पुरुष का गुण होता है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण होना चाहिए या नहीं। आपके अनुसार दोस्तों सोच कर देखिए, होना चाहिए कि नहीं। दिनकर जी के अनुसार नारी में पुरुष का गुण और पुरुष में नारी का गुण अवश्य होना चाहिए। जो हमारे भगवान शिव शंकर जी थे उनमें दोनों था, क्योंकि उनके अनुसार अर्धनारीश्वर प्रवृत्ति का व्यक्तित्व ही एक संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। दोनों में एक दूसरे के गुणों को उपस्थिति उनका सार्वत्रिक उन्नयन ही करती है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण को आत्मसात कर पुरुषों अनावश्यक विनाश से बच सकते हैं। तो अध्यवसाय, साहस और शूरता जैसे पुरुषोचित गुणों को अपनाकर स्त्री को मर्यादा और प्रभाव में श्रीवृद्धि हो सकती है। इसके बाद जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम 7वां नंबर में था, बार बार पूछा जाता है, इसलिए 2 बार दे दिया गया। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लीजिए या समझ लीजिए। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया गया, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इससे जितना भी क्वेश्चन बनते थे दोस्तों BBI और इसका सारांश जो कई बार पूछा जा चुका, उन सभी को मैंने इस वीडियो में दोस्तों बता दिया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे दोस्तों भी एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनका भी हिंदी अच्छा से कंप्लीट हो जाए।